डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। विश्व भर में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष मनाया जाएगा। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनेक प्रयास। सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। किसानों के बेहतर भविष्य के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। विश्व भर में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष मनाया जाएगा, जिससे भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी हो सके। इसके बारे में डीडी किसान से विशेष बातचीत में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 का वर्ष मिलेट्स ईयर मोटे अनाज के रूप में मनाने का तय किया है और उसका नेतृत्व भारत करेगा और पूरे विश्व के अंदर मिलेट्स का अधिक से अधिक पोषक अनाज का उपयोग हो। तो इस दृष्टि से निश्चित रूप से ये कुपोषण को ख़त्म करने के अंदर निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। और इसी को लेकर आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 तारीख को मिलेट्स डे जो मनाया जाएगा, तो उसका शुभारंभ एक महाअभियान के रूप में पूरे देश के अंदर शुरुआत होगी और हमारे माननीय मंत्री महोदय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब इसका शुभारंभ करेंगे उस जन्मदिन के अवसर पर हैदराबाद से। और पूरे देश के अंदर उस दिन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के ऊपर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जो हमारे इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मिलेट्स का खाद्य का विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा और मिलेट्स वहाँ पर तैयार करके और जो छोटे बच्चे हैं उनको वहाँ पर खिलाया जाएगा और वहीं से शुरुआत होगी। ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आने वाले 3 वर्ष तक लगातार ये एक महाअभियान के रूप में चलेगा कि मिलेट्स ईयर के रूप में जब 2023 आए उस समय तक भारत के अंदर मिलेट्स का उपयोग निरंतर होता रहे। तो इस दृष्टि से ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर हम प्रारंभ करेंगे। साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी 17 तारीख को उसी दिन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होगा और उस दिन लगभग ये प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्म दिवस है। तो इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र और आईसीआर के द्वारा और हमारे सभी कृषि विभाग के द्वारा देश भर के अंदर 7 लाख और 10,000 वृक्ष लगाने का भी निर्णय लिया गया है, जो पर्यावरण को आने वाले समय के अंदर बहुत ही उपयोगी होगा। तो मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम 7,10,000 वृक्षारोपण भी हम करेंगे और उसके साथ ही उस दिन महाअभियान मिलेट्स का भी प्रारंभ करेंगे। तो ये एक देश के अंदर निश्चित रूप से कुपोषण को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम महाअभियान प्रारंभ होने वाला है। तो उसके अंदर मैं सभी देशवासियों भी से यही आग्रह करूँगा कि हम अधिक से अधिक मिलेट्स के भोजन का उपयोग करें। पहले जो व्यक्ति था वो कितना कद काठी का मजबूत व्यक्ति होता था और उसकी जिस तरह से उसकी हाइट हुआ करती थी वो बलिष्ठ हुआ करता था, एक शक्तिवान व्यक्ति होता था। उनके अंदर युद्ध में जाते थे तो उस समय भी उनके हाथों के अंदर तलवारें होती थी, उसकी 50 किलो वेट हुआ करता था और बख्तरबंद और जिस तरह से उनके सिर के टोप होते थे वो भी 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 किलो के हुआ करते थे और उनके हाथों में इतनी भुजाओं में ताकत होती थी। उसके पीछे कारण ये था कि वो शुद्ध भोजन खाया करते थे
और मिलेट्स का अधिक उपयोग किया करते थे। बाजरा है या रागी है, जिस तरह से ऐसे उपयोग उनका ज़्यादा करने की वजह से वो शक्तिशाली हुआ करते थे। लेकिन हरित क्रांति के जो करना जैसे आई, हरित क्रांति के अंदर हमारे यहाँ पर देश के अंदर खाद्यान्न की कमी थी, तो उसको लेकर उस समय की आवश्यकता के अनुसार हरित क्रांति की वजह से आज हम खाद्यान्न में सरप्लस हुए। लेकिन हमारे शरीर को बलिष्ठ करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए हमारे पोषक अनाज की आवश्यकता है, और कुपोषण है तो उसको भी हमें समाप्त करना है। तो इस दिशा के अंदर निश्चित रूप से अब वो समय आ चुका है कि आज हमारे पास में खाद्यान्न वो सरप्लस है, और मिलेट्स जैसा खाद्यान्न का हम उपयोग करें, बाजरा है, रागी है, जिस तरह से उनका उपयोग करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि हमारी वो जो पुरानी जो योद्धा हुआ करते थे पहले, जिस तरह से कदकाठी हुआ करती थी, वैसे मजबूत व्यक्ति निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम देखना चाहेंगे। तो इसी को लेकर ये मिलेट्स ईयर जो 2023 के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात की चिंता की जा रही है, और ये विश्व के अंदर भी प्रारंभ किया जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से हमें अब उस दिशा के अंदर जाना चाहिए कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रहे, मजबूत हो। आज उत्पादन के अंदर तो हम सरप्लस हैं, उत्पादन के अंदर हमारी कोई कमी नहीं है, और मैं तो ये कहता हूँ कि आज जो ये हमारा उत्पादन होगा मिलेट्स है, जिसका हम उपयोग आज जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम जो हमारी बाजरा है या रागी है, इनका अगर हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उससे हमारे शरीर के अंदर भी मजबूती मिलेगी, और पोषक तत्व का पोषकता भी हमारे शरीर के अंदर आएगी। तो ये सब करने के लिए मैं सोचता हूँ कि उत्पादन आज उसमें कोई कमी नहीं आनी है, क्योंकि हमारे जो आईसीआर है, हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जिस तरह से नए बीजों के ईजाद किया है, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसकी वजह से मिलेट्स के अंदर भी हमारा उतना ही उत्पादन है जितना कि दूसरे उत्पादन के अंदर भी है। तो उस और दिशा के अंदर हम जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पादन होगा तो उससे किसान को भी लाभ मिलेगा, और अपने जो शारीरिक दृष्टि से भी हम मजबूत होंगे। हर क्षेत्र के अंदर मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर लाभ होगा। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात की तो चिंता करते हैं कि हमारा देश कृषि के अंदर आत्मनिर्भर बने, किसान मजबूत हो, लेकिन उसके साथ ही शारीरिक जो कुपोषण है वो भी हमारा ख़त्म होना चाहिए। कि जिस तरह से नई जनरेशन है उनके अंदर कुपोषण की वजह से वो कमज़ोर बच्चे जो रह जाते हैं, तो कमज़ोर नहीं हो, हमारा देश मजबूत बने। हमारा देश का व्यक्ति जब मजबूत होगा तभी हमारा देश मजबूत होगा। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आज देश की सीमाओं को भी मजबूत कर रहे हैं, विदेश नीति को भी जिस तरह से पूरा विश्व आज मानने लगा है, तो इस दृष्टि से हमारा आज व्यक्ति है जो उसको भी मजबूत होना ज़रूरी है। तो इस दिशा के अंदर चारों तरफ से जिस तरह से काम हो रहा है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आग्रह भी और उन्होंने निवेदन भी जिस तरह से लाल किले से कहा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जब पूरा देश मिलेगा और सबके प्रयास होंगे तो मैं सोचता हूँ कि हम इसको कामयाब होंगे और कामयाब होके रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिससे नेफेड के माध्यम से देश भर के सहकारिता से जुड़े लोग शामिल होंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्डा। आइए देखते हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो सरकार ने बनाई है, नई मिनिस्ट्री बनाई है, तो उसका पहला कोऑपरेटिव सहकार सम्मेलन हो रहा है कल, जिसको हमारे माननीय कोऑपरेशन मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर सर हैं उसको चेयर करेंगे। उसमें पूरे देश से लाखों लोग, लाखों मेंबर्स, लाखों किसान जुड़ेंगे उसमें, और उसकी तैयारी हम जोरों शोरों से कर रहे हैं। उसकी एजीएम में भी उसके बारे में चर्चा हुई, और कैसे जो फोकस है इस मिनिस्ट्री का कि पैक्स को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, एफपीओ की तरह उनको भी सशक्त किया जाए और वो अपना बिजनेस कर सकें और छोटे किसान को उससे फ़ायदा हो। तो इसका ये विषय इस सहकार सम्मेलन में भी आएगा, और हमने एजीएम में भी अपने सभी मेंबर्स को कहा है कि वो अपने अपने यहाँ भी सभा करेंगे और स्पीच को सुनेंगे, पूरे प्रोग्राम को देखेंगे, और उसके ऊपर जो जो डिसीज़न होगा उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि पूरे कंट्री में जो नारा दिया है सहकार से समृद्धि, उसको हम उसको अचीव कर पाएँ। सरकार ने पहली बार देश में सहकार के लिए एक सेपरेट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री गठन की है, जिसमें बहुत ही वरिष्ठ मंत्री जो हैं, हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनको इसका मंत्री
का दायित्व दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस सेक्टर के लिए। इससे ये लगता है कि सरकार का फोकस है कि छोटे किसान को अगर हमें बेनिफिट पहुंचाना है तो सहकारिता एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है उसके लिए। तो ये जो पहला सम्मेलन हो रहा है, इस तरह का सम्मेलन कभी हुआ नहीं। तो इसमें इफ़को, क्रिप्को, नेफेड, इस तरह की जो नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं सब जुड़े हैं हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करने में। और इसमें करोड़ों जो हमारे किसान हैं और जो मेंबर्स हैं सहकारिता के, वो सब इसमें जुड़ेंगे। और माननीय मंत्री जो हैं इसमें पूरा मार्गदर्शन देंगे कि गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, स्पेल आउट करेंगे। क्योंकि ये पहली मीटिंग हो रही है इस तरह से, तो सब लोग बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि इस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का क्या विजन है और क्या रोड मैप है। तो उस पर हम सब लोग काम करेंगे। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बारे में जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जी अशोक कुमार ने डीडी किसान चैनल से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये कैंपेन जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन, जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने खुद मार्च 22 को लॉन्च किया था। मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे है, तो हमने इसलिए उस दिन लॉन्च किया कि बारिश आने के टाइम तक पूरा जो नेचुरल बर्तन होना चाहिए पानी को संग्रह करने के लिए, संजोत करने के लिए, वो बर्तन तैयार करने के लिए हमने प्रधानमंत्री ने उस समय कैंपेन लॉन्च किया था विद द टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। मतलब जहाँ बरसे, जब भी बरसे, पानी को संग्रह करके संजोत करके रखना चाहिए। ये कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया था, मतलब अर्बन एरिया, रूरल एरिया लागू किया था। एंड इस बार संयोग वैसे काफ़ी अच्छा रेन भी आए थे। और प्रधानमंत्री ने उस समय ये स्पष्ट आदेश दिया कि जितने भी फंड्स जो वैसे मनरेगा का हो या अर्बन एरिया में अमृत का भी हो, वो फंड्स और ग्राम पंचायत के भी फंड्स हो, जितने भी गवर्नमेंट तरफ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी फंड्स यूज़ करते हैं, वो सब पानी के रिलेटेड काम के लिए यूज़ करें। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश के बाद उन्होंने उस दिन देश के सरपंचों को भी संबोधित किया था और खुद 24 मार्च को सबके नाम पे पत्र भी लिखा था। इतने इन्वॉल्वमेंट प्रधानमंत्री ने किया था और नीचे स्तर के लोगों से भी इन्वॉल्वमेंट किया गया था। वजह इतना इसका इतना परिणाम हुआ कि कोविड के सेकेंड वेव और कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव, ये दोनों होने के बावजूद भी देश भर में अभी हमारे आंकड़े के अनुसार तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए और खाली मनरेगा में 45,000 करोड़ 45,000 करोड़ का काम हो चुका है। अलावा इसके अर्बन एरिया में काम हुआ है, अर्बन एरिया फंड से काम हुआ है, NGOs के फंड से काम हुआ है और ग्राम पंचायत निधि से फंड हुआ है, फाइनेंस कमीशन निधि से कम हुआ है। तो ये सब हम इसका रिपोर्ट्स नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल से इकट्ठा कर रहे हैं। बट जो आंकड़े हमारे पास है वो तो 40 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का नया निर्माण हुआ है और उनका तो हर काम का डिटेल्स जहाँ हुआ, कब हुआ, कितना पेमेंट हुआ और उनका फ़ोटोज़ भी हमारे पास वेबसाइट में है। तकरीबन 1.5 लाख फ़ोटोग्राफ हमारे वेबसाइट में है और वीडियोस भी हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है। मतलब
ये जितने भी ट्रांसपेरेंट मॉडल में काम कर सकते तो उतना हमने किया है। प्रधानमंत्री का ये आदेश था कि ये जन आंदोलन होना चाहिए। तो जन आंदोलन तभी होता है जब ये हर एक ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इसमें इसका कंसेप्ट ही लोगों से मिलके काम करने का है, क्योंकि अगर हमको डैम बनाना है तो बारिश होती है तो उसको एक बड़ा एक ही जगह में लेके जाके डैम बनाएंगे तो इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का ही काम आता है। बट ये प्रधानमंत्री के निर्देश था कि जहाँ बरसे जब भी बरसे, मतलब अपने घर, अपने खेत में, अपने आंगन में, अपने घर में जहाँ बारिश पड़ते हैं तो उसी को वहीं के संग्रह करने के लिए बात किया था। तो ये एक जन आंदोलन है, लोगों को मिला के, दोनों को साथ लेके करने वाला एक आंदोलन था, इसलिए तो अच्छा सक्सेस हुआ है। और जैसे आपने मॉनिटरिंग की बात की, ये कलेक्टर्स जिला स्तर में जिलाध्यक्ष के ये कलेक्टर्स और डीएम्स के लेवल पे मॉनिटरिंग होता है और डेटा भी वहीं के विलेज लेवल से ही हमको आता है। जैसे मैंने बताया उसमें फ़ोटोज़ आते हैं, लैटिट्यूड लॉन्टिट्यूड्स का डिटेल्स आते हैं, जियो टैगिंग होता है, सब कुछ डिटेल्स हमारे पास इस वेबसाइट में अवेलेबल है। एंड इसको प्रमोट करने के लिए पिछले दिसंबर से नेहरू युवक केंद्र के लोगों से भी हम इसमें इसका योगदान भी है। तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों से नेहरू युवक केंद्र के वॉलंटियर्स मिले हुए थे, उनको ये उसको अवेयरनेस बढ़ाने की काम किया था। तो इसकी वजह से एक अच्छा सा एक रिस्पांस भी मिला स्टेट में। और अलावा इसके हमारे मंत्री जी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्सों के साथ तकरीबन 25 स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ मीटिंग कर चुके हैं। अभी तकरीबन 600 डीएम से भी खुद अपने वेबिनार करके वीसी बात करके उसको रिव्यू किया है, उसका प्रोग्रेस के बारे में। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नैम भारत सरकार द्वारा परिवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को घर बैठे अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत देश की अलग अलग मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ई-नाम योजना से जी हमें बहुत फायदा हुआ है। जैसे पहले हमारा प्रति एकड़ निकलता था 30,000 32,000, अब हमें 42,000 45,000 10-15,000 रुपए का हमें प्रति एकड़ फायदा हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। अब तक 1,68,00,000 किसान कृषि उत्पादों के कारोबार से जुड़े। इंटरनेट से जोड़ी गई है देश की 585 मंडियां। ई-नाम का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। किसान और खरीदार के बीच से ई-नाम ने दलाल खत्म कर दिए। इसका लाभ न सिर्फ किसानों बल्कि ग्राहकों को भी मिल रहा है। फसलों की ऑनलाइन बिकवाली के लिए देश भर में कृषि बाजार ई-मंडी खोल दी। सरकार की हमेशा से यही कोशिश रही है कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो और वे दिनों दिन तरक्की कर सके। ऐसे में सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती रहती है। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से देश के किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के बेहतर भविष्य के लिए बनाई गई एक योजना है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी कुछ अहम बातों को और किसानों को इससे मिलने वाले लाभों के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% की आती है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1,76,000 करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187,03,000 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं। जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में ये किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकता है। सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रमों को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।